अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आता हो। कर सकता हूं उम्मीद, जी। या करा दूं एक आपने बार? कराया था। मैंने कराया तो सब कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। मंतशा, कोई डाउट है इसमें डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में? एक सुबह मेरे पास बच्चे ही नो फोन, सर। वो बोल रहा था सर इसको ड्राइव कैसे करना है। अब देखो, 3 नंबर का है तो आपको 3 नंबर वाली रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। आप चाहोगे इसको सिंपल लैंग्वेज में ड्राइव कर दो, तो वो आपको फिर वही नंबर देगा, 1 या 2 नंबर। मुझे ये बताइए, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? दोनों लोग से सवाल पूछता हूँ, जिसको पता हुआ करे वो बता दिया करे। सर आप वापस बोलेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो नॉर्मली मूव कर रहा है, मान लो आपके पास एक, मैं देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, तो हम बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी भी कौन सी? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी तो पता है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोलते हैं। जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ने से पहले मैंने पूछा कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? जब इलेक्ट्रॉन रुका होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब ये मोशन में होता है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मंशा, आपको भी नहीं पता ये वाली बात? सर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ये बात पढ़ाई थी मैंने देखा। हाँ। तो आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, करंट इन द कंडक्टर होती है। जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होती करंट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। मैग्नेटिक फील्ड भी कब प्रोड्यूस होती है पता है? एक और कंडीशन होती है, जब ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अब इसको एक्सेलरेट कराने के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि फोर्स की इक्वेशन आपने पढ़ी है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेट तो कराना ही पड़ेगा इसको। अब एक्सेलरेट कैसे कराएंगे? उसके लिए आप फोर्स लगाते हो, और वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो होता है जो चार्ज जिस पर आपने फोर्स लगाया है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ती है। पढ़ा है ऐसा कुछ रिलेशन है, एनालॉजी आप? जी। ठीक है। अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर आप ड्राइव करने को आपके एग्जाम में आता है तो कैसे करोगे? आप सबसे पहले लिखिएगा कि आपके पास एक कंडक्टर है, नॉर्मल कंडक्टर, ये, और ये कंडक्टर रुका हुआ है। इस पर मैंने कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। इनके बीच में मैंने एक इलेक्ट्रॉन स्टडी करने के लिए यहाँ पर रख लिया, और ये है मेरा इलेक्ट्रॉन जिसकी मैं स्टडी करूंगा। तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेगा, जनरली अगर आप देखोगे ना, तो जब तक आपका इलेक्ट्रॉन किसी चीज से कनेक्ट नहीं होता या आपका कंडक्टर किसी चीज से कनेक्ट नहीं होता, तो ऑल दीज पार्टिकल हैव अ zigzag डायरेक्शन और एन इरेगुलर डायरेक्शन। मान लो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। किसी चीज में आपने दो तीन चीजें पढ़ी थी कि कोलिजन से पहले जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाउ, और इस टाउ का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम, होता है जी। यस सर। रिलैक्सेशन टाइम। The realization time is the minimum time required between the two successive collision। दो लगातार कोलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को हम टाउ बोलते हैं। तो देखो, शुरू में क्या होगा, जब आपने कुछ भी नहीं दिया, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1, या ऐसे करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इनिशियली, इनिशियली दीज इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल
आर इन रैंडम मोशन, आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को हम लिखेंगे ब्रैकेट में, जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं इसको। इससे क्या होगा, आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू दिस, जो आपका यू एवरेज है वो जीरो आएगा। यू एवरेज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जीरो हो जाएगा जिगजैग मोशन की वजह से। इसलिए आप क्या करते हो, आप एक पोटेंशियल देते हो किसी कंडक्टर को। तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल टू दिस कंडक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो आपने यहाँ पोटेंशियल दिया या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड दी, जिसकी वजह से क्या हो, आपने एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ दो वायर कनेक्ट कर दिए, जो मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करेंगे, इन सब की डायरेक्शन अलाइन हो जाएगी। डायरेक्शन अलाइन होने की वजह से इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इनको इधर की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यू एवरेज तो जीरो हो गया आपने ऊपर लिखा, और ये चीज बहुत काम की है क्योंकि ये क्वेश्चन में आगे अप्लाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जी पोटेंशियल दिया, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स लग रहा है। एफ क्या है, इज द फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल कह लो या कह लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बेहतर है। अब आ जाइए आप प्योर डेरिवेशन पे। इतना लिखने के बाद आप प्योर डेरिवेशन करेंगे। प्योर डेरिवेशन इन द सेंस, लाइक फोर्स इज इक्वल टू होता है, आपका इलेक्ट्रॉन है तो माइनस क्यू इंटू ई। ये किसके बराबर होगा, इट विल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का क्यू इंटू ई अपॉन अपॉन एम। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। जी अब जब ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉन, यूनिफॉर्म स्पीड से, व्हेन द चेंज इन द वेलोसिटी अकर, तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसको लिख लेना आप वीडी के नाम से। यू जो है हमारा ये जीरो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपकी माइनस क्यू ई अपॉन एम, और जो टाइम होता है उसको टाउ लिखते हैं। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो आएगा वी डी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, है ना। और अगर आपको इसको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसको मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना है तो आप लिखिएगा क्यू ई टाउ अपॉन एम। देखो ये जो चीजें आप ऊपर लिखी है ना, आप डेरिवेशन यही कर कर आओगे, मुझे पता है। ड्राइव अगर करना होगा तो आपका सबका अप्रोच यहाँ से तो सेम होगा, यहाँ से सेम होगा। लेकिन आपको तीन नंबर जो चाहिए उसके लिए आपको ये चीज बात है वो लिखनी पड़ेगी, और पूरे तीन नंबर चाहिए तो मैंने आपको डेरिवेशन जो है ना वो ऐसे नहीं कराया होगा, मैंने उसमें थ्योरी लिखाई होगी जरूर से। जी लिखाइए मन से थ्योरी कोई। यस सर। जी, तो थ्योरी के बिना मत लिखना है इसको, थ्योरी जरूर लिखना। कोई भी डेरिवेशन करो उसमें कोशिश करना कि आप 20 से 30% हेडिंग में ही थ्योरी लिख दो उसकी।
बाद में आप कोई भी कैलकुलेशन करो, जो चीजें आप यूज कर रहे हो, जो टर्म यूज कर रहे हो, आपको यह बताना है कि ये क्या है। ठीक है। यस सर। आप ये सवाल जी। पढ़ लीजिए, सवाल नंबर 8, और ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, एक बार में नहीं आएगा, उसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ना। पढ़ा आपने? जी सर। मंशा पढ़ा? यस सर। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। बोल रहा है 3 बैटरीज ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, 1, 2 एंड 3 ओम, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले हम इतना डायग्राम बना लेते 3 बैटरीज आपके पास पैरेलली लगी हुई। दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है। यस सर। ओके। ये सवाल बिल्कुल आपके पिछले टॉपिक के कंपैरिजन में डिफरेंट है, तो इस पर आप थोड़ा ढंग से तवज्जो दीजिए। डायग्राम बनाना भी इसका 1 नंबर दिला देगा आप। 3 बैटरीज आर कनेक्टेड, दिस इज योर बैटरी नंबर 1, का कुछ रेजिस्टेंस होगा। दिस इज योर बैटरी नंबर 2, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। दिस इज योर बैटरी नंबर 3, इसका कुछ रेजिस्टेंस। एंड ऑल दीज बैटरीज आर कनेक्टेड विद अ सिंगल रेजिस्टेंस विच इज 6 ओम। तो बैटरी की वैल्यू बताएंगे आप लोग क्या क्या थी? पीछे जाना पड़ेगा मुझे। सर 9, 10, 12। 9 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितने कितने हैं इनके? सर 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। और ये रेजिस्टेंस है आपका 6 ओम। ठीक है। जी। तो करंट वगैरह निकालने से पहले, ये 3 बैटरी इस रेजिस्टेंस को करंट दे रही है मिलाकर। मान लो ये आपका ई, सॉरी, एक नेट ई आएगा इन तीनों का मिलाकर। ये उसे ई इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ करंट आएगा आई। ये करंट बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आपको इन तीनों का ईएमएफ निकालना है कलेक्टिवली। तो मैंने ना उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखाया होगा, अगर याद है, व्हेन दी 3 बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3
डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, लिखा है ऐसा कोई फॉर्मूला? सीरीज अरेंजमेंट के लिए अलग लिखाया होगा, पैरेलल अरेंजमेंट के लिए अलग लिखाया होगा। नहीं लिखाया तो उसको अब लिख लेना। अब यहाँ पर आप नेट ईएमएफ निकाल कर देखिए पहले, या ई इक्विवेलेंट निकाल कर देखो कितना आएगा। ये हो जाएगा 9/1 प्लस 10/2 प्लस 12/3। दिस इज योर न्यूमरेटर। योर डिनोमिनेटर विल बी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा, इसको आप न्यूमरेटर को तो ऐसे ही लिख लो, 9 + 5 + 4। ये हो जाएगा एलसीएम 6, 1 6 6, 6 1 6 प्लस 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2। तो बताएंगे ईएमएफ कितना आ गया, ई इक्विवेलेंट? 9 5 14 4 18, 18 × 6 यानी 18 × 6 + 3 9 + 11। ये आ जाएगा 18 × 108, 108/11 वोल्ट। ये आपका ई इक्विवेलेंट आ गया। यानी इतना पोटेंशियल ये तीनों बैटरी मिला करके आपको दे रही है। अब यहां से आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट ऐसे नहीं निकालते, आप आर इक्विवेलेंट के लिए लिखते हो आर टोटल। आर टोटल होता है आपका आर इक्विवेलेंट प्लस जो आपका आर लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये आपने ई इक्विवेलेंट निकाला है तीनों बैटरी की वजह से जो आपको पोटेंशियल आया है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? जो तीनों बैटरी आपकी पैरेलली अरेंज है ना, उनका तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर अगर आप उस तीनों रेजिस्टेंस को यहाँ रख दोगे ना लाकर, ऐसे करके तीनों को एक साथ रख दोगे, ये जो है, तो आपका वही डायग्राम बन जाएगा जो आपने पहले पढ़ा था। एक बैटरी है, उसका एक सिंगल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ये था आर, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू था, इसकी ई थी। तो आपके पास ई हैगा, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस हैगा सीरीज की वजह से। तो ये हम आर ऐसा निकालेंगे टोटल। इसको निकालने के लिए आपको कुछ समझ में आ रहा है या सिर्फ मैं ही मैं लिख रहा हूँ? आ रहा समझ है आ रहा है। समझ। 1/R इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं, तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम में 6, 6 प्लस 3 + 2। तो आपके स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 6/11 ओम। ठीक है, तो आर टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से? अब आप आर टोटल निकाल लो। तो आर टोटल इज आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, दिस इज 6/11 प्लस 6, 1 11, 6 + 66 यानी 72/11। ये आपका आर टोटल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मान लीजिए आपके पास टोटल रेजिस्टेंस हैगा, आपके पास ईएमएफ हैगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपका जो आई नेट आएगा, आई नेट कह लो या आई कह लो सिर्फ, वो आएगा जितना ईएमएफ इन तीनों बैटरी की वजह से आया था, डिवाइडेड बाय आर टोटल। ऊपर कितना ईएमएफ आया था? 108/11। आप खा लो, मैं आ रहा हूँ अभी। अविरल,
तुम खा लो, मैं अभी आया हूँ। आज टोटल कितना आया था हमारा? 72/11। तो 11 से 11 कट जाएगा, कितना बचेगा? 108/72। अब आप क्या कीजिए, आप काट के देख लीजिए इसको, कैसे काटेंगे इसको। तो 6 1 6 एंड कितना आएगा? 24 से कटेगा 12 से, 12 18, 18 चौक 72, 4 6 108, 3/2 आएगा। यानी 1.5 एम्पियर करंट इसमें से पास होगा। सवाल अच्छा है या बकवास है? क्या कहना चाहते हैं आप लोग सवाल के बारे में? ठीक है। ठीक है बस। मतलब ऐसे सवाल तो सर हम करते रहते हैं, बच्चों वाले सवाल है, कुछ स्ट्रांग होना चाहिए था, है ना? नहीं। लिख लो भाई इसको, अभी के अभी। समझ में आया मंशा आपके? यस सर। देखो, मैं सीरीज का ही बता देता हूँ यहीं पर। सीरीज के लिए क्या होता है, सीरीज इतना टिपिकल नहीं है। सीरीज में डायरेक्ट आपको ई इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, आप E1 प्लस E2 प्लस E3 कर लो, और आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो। और अगर आपको आई निकालना है तो आई बराबर होता है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है सीरीज के लिए आपको करना। इसलिए आपको सीरीज में देकर उसने किसमें दिया है? पैरेलल में। तो ये फॉर्मूला ना याद रख लेना। अगर याद नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे याद रखना है, उसको बताओ। जी। देखो अभी लिखना है इसको, पहले तरीका समझो। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू होता है IR। हाँ। आई बराबर किसके होगा? V/R के। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि आपको ई इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसमें आपको I1 प्लस I2 प्लस I3 अपॉन आर इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। अब ये आर इक्विवेलेंट देखना है कैसे रखोगे। अगर ये सीरीज में तो आप डायरेक्ट रख दो, पैरेलल में तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वो आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और I1 कैसे निकालोगे? वो होगा E1/R1 E2/R2 प्लस E3/R3। तो ये फॉर्मूला आप बना भी सकते हो अगर भूल जाओ। ठीक है, जी सर। तो आप उसको नोट कर लीजिए अब। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना फॉर्मूले पर, न्यूमेरिकल आ सकता है इससे। और न्यूमेरिकल नहीं भी आया तो ड्राइव करने को आ जाएगा ये फॉर्म।
लिखा आप लोगों ने लिखा? जी। लिखा मंशा? सर बस थोड़ा सा वेट। सर लिख लिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम है, 3 मार्क्स में दे रखा है। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 E2 internal resistance R1 R2 respectively, they are connected in parallel as shown in the figure. Reduce this expression for equivalent EMF of combination, equivalent internal resistance of combination, and potential difference between the point A and C. ठीक है? तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है दो के लिए। अब ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इसी चीज से हम इसको ड्राइव करेंगे। दो के लिए कंडीशन क्या बनेगी? बेसिकली आपको दे क्या रखा है, एक आपको ऐसा करके डायग्राम दिया है। ओके, ऐसे करके एक डायग्राम दिया है सवाल। ये आपका एक सेल लगा हुआ है और ये एक और सेल लगा हुआ है। ये है ए और ये है सी। ए और सी। ये है आपका E1 और ये है E2। E1 E2 के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू है आपके पास R1 R2। ठीक है? तो अभी मैंने आपको लिखाई ना एक्सप्रेशन, 3 हो 4 हो 2 हो, आपको निकालना है। मान लीजिए सबसे पहले आप निकालने जा रहे हो यहाँ पर ई इक्विवेलेंट। तरीका क्या है? तरीका सिंपल है, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ पर इसको रख लीजिए। I1 कैसे निकालते हैं? I1 का फॉर्मूला होता है कितना करंट I1 इससे जाएगा, ये मान लो ये I1, और ये आपका इससे कितना करंट आएगा, ये आपका I2। ठीक है? तो I1 हो जाएगा EMF 1 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस। I2 कितना हो जाएगा? EMF ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ। I1 की जगह क्या रखोगे आप? I1 की जगह रखोगे आप E1/R1 प्लस E2/R2। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे दो रेजिस्टेंस के लिए? बेसिकली इसका आर इक्विवेलेंट पूछा है उसने कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट ऐसे नहीं निकालते। उसके लिए हम, मैं इसको सेकंड पार्ट को इधर करा देता हूँ पहले। आर इक्विवेलेंट कितना है? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बनेगा R1 R2 R2 प्लस R1। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है इतनी बात? जी। यस सर। ओके, यहाँ रख दो इस वैल्यू। ये वैल्यू रखने से पहले, हाँ रख दो, चलो रख दो। ये कितनी आई है आर इक्विवेलेंट? ये आई है आपकी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आई है। जी। अब आप इसका एलसीएम अगर लोगे तो सही लिखिए, R1 R2 प्लस R1। अगर इसका एलसीएम हम लेंगे तो ऊपर भी आएगा
R1 R2, ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय I/R आता है ना, तो R1 प्लस R2 कैसे बचेंगे? कोई गलती हो गई यहाँ पर? एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो हम लेंगे स्पेलिंग की वजह से, वो 1/R इक्विवेलेंट से क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पर हम लेंगे E इक्वल्स टू I/R, B इक्वल्स टू IR। तो नो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी R1 प्लस R अपॉन R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R। लेकिन ये कुछ का जमा नहीं, ये आपका ई इक्विवेलेंट आ गया। फॉर्मूला तो ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं है, राइट? सॉरी 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 सॉरी, मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर ना ये जो मैंने लिखा है V = IR तो होता है, तो अगर मुझे इस R को नीचे ले जाना है तो मैं कैसे ले जाऊंगा? I/1/R इक्विवेलेंट करूंगा, तो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट ही आएगा। अब ये I कैसे निकलेगा? सीरीज के केस, पैरेलल के केस में आप दोनों करंट को जोड़ते हैं, यहाँ कितना करंट आया, उतना ही करंट यहाँ से आ रहा होगा, तो R इक्विवेलेंट नीचे ही आएगा यहाँ पर, दो के केस में। तो यहाँ पर जो आपने ये वैल्यू लिखी है, ये बेसिकली उल्टी लिखी जाएगी, ये आपने 1/R इक्विवेलेंट लिखना है। आ रही है बात समझ या नहीं, या कंफ्यूजन हो रही है बहुत? जी आ रही है। सर आ रहा है समझ। ठीक है, तो मैंने पीछे ये लिखा दिया था V = IR। IR तो होता ही है, लेकिन अगर आप I के डिनोमिनेटर में R को ले जाओगे तो 1/R ही तो आएगा, तो R इक्विवेलेंट ना रखकर 1/R इक्विवेलेंट रखेंगे। ठीक है, और जी फॉर्मूले में भी देखो, यहाँ मैंने गलती ये कराई थी, यहाँ मैंने R इक्विवेलेंट रख दिया था, जबकि R इक्विवेलेंट की जगह मैंने वैल्यू 1/R इक्विवेलेंट की रखी है। तो फॉर्मूले में आपका ये जो मैंने यहाँ सिमिलरली ड्राइव कराया था, ये 1/R इक्विवेलेंट देंगे आप, और ऊपर आएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है इतनी बात? जी सर। यस सर। थोड़ा हम गलती हो गई, गलती हुई क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर V = IR लिखा, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये दो के लिए हो गया, तब आपने पहला पार्ट कर लिया, आपने दूसरा पार्ट कर लिया। अब यही चीज आपको थर्ड पार्ट के लिए भी करनी है। किस तरीके से? पोटेंशियल ए और सी के बीच का कितना होगा, यानी कि वी की वैल्यू ए और सी के बीच में कितनी होगी। तो ए और सी के बीच में आपको पोटेंशियल देखना पड़ेगा ना, टोटल पोटेंशियल कितना है, तो उसके लिए लिख लीजिएगा आप ऐसे करके कि आई कितना करंट था, I1 I2 का दोनों का जोड़ा, और कुछ अगर आपने यार सर्किट बनाया रखा है ये, तो यहाँ पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको आप मान लो आर एक्सटर्नल। तो वो जोड़ेंगे कैसे? तो पीछे वाला सिंपल तरीका लगाइएगा आप। जब आपने इस रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लिया, तो इस बार आपका जो आर टोटल होगा का फॉर्मूला क्या होगा? आपका आर इक्विवेलेंट प्लस ये रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकाला था आपने? आर इक्विवेलेंट निकाला था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें आप आर एक्सटर्नल जोड़ दो,
ये आपके पास R टोटल आ जाएगा। आई कितना है आपके पास? आई बराबर है I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू आप लिखिएगा E1/R1। ये हो जाएगा E2/R। यानी इसको सॉल्व करोगे तो आपका VAC आ जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1R2। ठीक है, ये तो हो गया आपका करंट का वैल्यू। और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू से। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पर है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R एक्सटर्नल। तो एक चीज इसमें अलग ऐड हो जाएगी, बस ये। क्लियर है? आपके समझ में आई ये वाली बात? जी। तो Yes, sir. ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सब सब क्लियरली? बैटरी वाला पोर्शन। हाँ अगर जी, आपने आ रहा है। अगर आपने पीछे नहीं भी पढ़ा होगा ना, चीजें यहाँ से थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी आप। अब देखो, कल जैसे मैं एक काम करूंगा, कल थोड़ा पहले क्लास ले लूंगा आपकी। कल रेहान दिन में फ्री हैं आप? संडे है कल तो। सर कल से स्कूल शुरू है मेरा। संडे से? संडे यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है, फ्राइडे सैटरडे होती है। कब तक आओगे, कब तक? घर 3 बजे। देखो, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आते हैं। 3 बजे यानी 5:30 बजे। तो कल 6 से क्लास ले लूँ मैं आपकी। ओके। रजा रजा से मैं बात कर लूँ। नहीं, रजा सर बाद में लेंगे आपके। ठीक है, तो कल हम 6 से क्लास लेंगे, ठीक है आपकी 6 to, जितने भी क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखो, जब 1 सितंबर आएगी तो 1 सितंबर से मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलकुलस और फिजिक्स में रे ऑप्टिक। ठीक है। ओके। ठीक है मंशा। Yes, sir. तो आज की जो चीजें पढ़ी हैं आपने, ये क्लियर हुई थोड़ी बहुत आपकी? सर कैलकुलस इंटीग्रेशन वाले। हाँ हाँ, कैलकुलस में अच्छा वो। इंटीग्रेशन वाला part।